जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इनफ्लिप नेट के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुस्तकालय नेटवर्क या सूचना नेटवर्क के बारे में जान लिया, जिसका ये उदाहरण है। कई बार उदाहरण के रूप में ये पूछ लिया जाता है कि इनफ्लिप नेट क्या चीज़ होता है, और इस बार जो इग्नू का असाइनमेंट था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इनफ्लिप नेट। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये अच्छा केस स्टडी है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जब आप लोगों को पता होगा कि यूजीसी जो होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये क्या होता है, सभी विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और उसको ग्रेडिंग देता है। और इससे पहले उसके वित्त का भी निर्धारण ये करता था यूजीसी। तो उसने शुरुआत में क्या किया था कि जब कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था, तो जो शैक्षिक पुस्तकालय होते हैं, मैंने पुस्तकालय के आपको प्रकार बताए हैं कि जैसे विशेष पुस्तकालय होते हैं, वर्चुअल पुस्तकालय होते हैं, ऐसे ही शैक्षिक पुस्तकालय जो होते हैं उसमें उसको प्रबंधित करने के लिए और उसको दक्ष बनाने के लिए उसमें एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की गई, और इसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लिप नेट। और ये क्या यूजीसी ने 1988 में क्या किया था, भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं उसका नेटवर्क बनाया था और इनफ्लिप नेट की स्थापना की थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनफ्लिप नेट क्या है। और ये एक नेटवर्क है, पुस्तकालयों का एक, समझ लो आप, नेटवर्क है, उसी को बोलते हैं इनफ्लिप नेट। और ये आता है यूजीसी के अंतर्गत, ये हमें ध्यान देने का ज़रूरत है। अब ये क्यों बनाया गया, एक तो हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में एकदम विस्तृत चर्चा उसमें हो चुकी है, लेकिन इसमें इनफ्लिप नेट का जो उद्देश्य था उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ थी एक राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना, पूरे भारत के स्तर पे एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित हो जाए। किस लिए कि जिससे सूचना की व्यवस्था में सुधार किया जा सके और पुस्तकालय और सूचना केंद्र इन दोनों को आपस में लाया जा सके। दूसरी जो चीज़ होती है कि जो प्रलेख संग्रह के प्रति विश्वसनीय अभिगम मतलब होता है एक्सेस, पहुँच, रीच। तो क्या होता है कि आजकल ऑनलाइन जो कंटेंट है वो ढेर सारे कंटेंट हैं, लेकिन क्या वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं, क्या वो ट्रस्ट के योग्य हैं? तो इसीलिए यूजीसी ने इसको बनाया कि उपभोक्ताओं तक विश्वसनीय एक्सेस पहुँचाया जा सके। अगली चीज़ थी अंतर्राष्ट्रीय जो सूचना नेटवर्क हैं उसके साथ हम लोग उसका भी एक्सेस हम प्राप्त कर सकें। जैसे हमारे पास जब बढ़िया से नेटवर्क होगा पूरे देश का, तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी एक्सेस ले सकते हैं। अगर हमारे यहाँ सब कुछ बिखरा होगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भी एक्सेस नहीं ले सकते हैं। ये हो गया। और ऑनलाइन एक्सेस सबको प्रदान करना, यहाँ पे जो एक्सेस का मतलब होता है वो ना सिर्फ उपभोक्ताओं को, जैसे पाठकों को, बल्कि पुस्तकालयों को भी एक्सेस प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई छोटा सा पुस्तकालय किसी ज़िले में खुला, तो वो ज़िले में अभी उसके पास ढेर सारी सामग्री नहीं होगी, तो वो सारी सामग्रियाँ उसे भी मिल जाए, तो उसे एक नेटवर्क के थ्रू जोड़ दिया जाता है। किससे? राष्ट्रीय पुस्तकालय से या अन्य जो राजकीय पुस्तकालय होते हैं उन सारी चीज़ों से। दूसरी चीज़, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाना। जैसे मैं हमेशा ही एग्जांपल देता हूँ एफएसएसआई का, कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है किसी चीज़ का और उसी पे वो सारे लोग काम करेंगे। जैसे एक डीएम होता है, तो डीएम का जो काम होता है वो किसी भी ज़िले का डीएम हो उसका सेम काम होता है। ऐसा तो नहीं है कि वो फलाने ज़िले में है तो उसका काम कुछ और होगा, वो फलाने ज़िले में है तो उसका काम कुछ और होगा। तो ऐसे ही जो पुस्तकालय होता है उसका भी काम एक ही जगह होता है। जैसे मान लो मुर्गी पालन हो गया, मुर्गी पालन अगर चाहे बिहार में किया जाए, केरल में किया जाए, उत्तराखंड में किया जाए, कश्मीर में किया जाए, लद्दाख में किया जाए, अंडमान निकोबार में किया जाए, लक्षद्वीप में किया जाए, कहीं पे भी किया जाए उसका काम मुर्गी पालन ही होगा। ऐसे ही पुस्तकालय का एक मानक निर्धारित किया जाएगा कि पुस्तकालय का काम क्या होगा। और उसके बाद दूसरी एक और भी चीज़ है कि मान लीजिए हम रहते हैं लद्दाख में और हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय है कोलकाता में, तो लद्दाख से कोलकाता तो बहुत दूर पड़ जाएगी। तो अगर हम वो सारे कंटेंट ऑनलाइन उपलब्ध करा दें तो दूरी और समय दोनों बच जाएगा हमारे। एक व्यक्ति चलेगा धीरे धीरे वहाँ से फ़्लाइट पकड़ेगा तो फिर वहाँ पे जाएगा श्रीनगर। पता नहीं लद्दाख में कोई फ़्लाइट है या नहीं है, शायद श्रीनगर तक ही है। तो श्रीनगर से फिर शायद ट्रेनें भी नहीं है लद्दाख के लिए, तो बस वगैरह करना पड़ेगा, तो दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और समय भी लग जाएगा। तो इन दोनों को भी कम किया जाएगा, ऐसी बाधाएं भी दूर की जाएंगी और ऑनलाइन सूचना निर्माण करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। और उसके बाद पुस्तकालयों के मध्य में जो सहयोग है, सहयोग की भावना, ये भी विकसित
आसानी से की जा सकती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो बड़े बड़े किराना स्टोर्स होते हैं किसी भी एरिया में, वो उसके अंडर में छोटे छोटे किराना स्टोर वाले जाते हैं, वो सामान खरीद के लेकर जाते हैं और वो बेचते हैं। तो एक जुड़ा हो, एक नेटवर्क बन गया। जैसे कुछ नेटवर्किंग कंपनीज भी होती हैं, वो अपने अंडर लोगों को जोड़ती हैं, तो लोगों को सहयोग प्रदान होती है। अब इसने कुछ कदम भी इसके लिए उठाए थे कि ये अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जैसे इसने क्या किया था कि 50,000 अभिलेखों को उसने सृजित किया था ऑनलाइन। और उसके बाद शोध के लिए या रिसर्च के लिए इसने 65,000 अभिलेख पत्र पत्रिकाओं या पत्र, ये सारी चीज़ों का इसने डेटाबेस तैयार किया था। लेकिन जितना इसने काम किया उसको ठीक से किया कि नहीं, उसके लिए 1996 में एक समिति बनाई गई, उसको बोलते हैं पुनरावलोकन समिति प्रतिवेदन, मतलब रिव्यू कमेटी बनाया गया, ठीक है, कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये रिव्यू कमेटी रिपोर्ट 1996 में दिया, समीक्षा किया गया। तो इसने क्या पाया कि समीक्षा करने के बाद कि जितना उद्देश्य हमें प्राप्त करना चाहिए था इतना इसने प्राप्त किया नहीं इन्फ्लिबनेट ने। और हम देख लेते हैं क्या क्या इसने किया। इसका लक्ष्य दिया गया था कि 179 विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को इकट्ठा किया जाएगा और 9 मिलियन अभिलेखों की एक प्रसूची तैयार की जाएगी, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, सिर्फ 50,000 अभिलेखों को सम्मिलित किया। अब सोचो कहाँ 9 मिलियन और कहाँ 50,000, तो मतलब बहुत ही दूर है। उद्देश्य तो बिल्कुल भी जैसे प्राप्त ही उसने नहीं किया, कुछ भी नहीं। 50,000 क्या होता है 9 मिलियन के अलावा, कुछ भी नहीं। और उसके बाद इसमें ये भी बताया गया था कि कम से कम 200 अनुसंधान और विकास संस्थानों को इन्फ्लिबनेट के साथ संयोजित किया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं किया गया, 200 को ही नहीं किया गया, 5-6 शायद किया गया, 5 या 6, जो जैसे IIT मुंबई हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIM हो गया, जो ऐसे उच्च स्तर के संस्थान हैं उन्हीं को लिया गया। बाकी के जो राजकीय स्तर के, जिले के स्तर के संस्थान हैं उनको तो छोड़ दिया गया ना। और उसके बाद ये भी बताया गया था कि जो 170 विश्वविद्यालय हैं और 500 महाविद्यालय हैं, उसके जो पुस्तकालय हैं उसको स्वचालन, वो अच्छे तरीके से संचालन कर सकें, उसके लिए सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसने कुछ नहीं किया। तो एक तरह से ये फेल समझ लो, ये जो संस्था बनाएगी पूरी तरीके से फेल मानी जा सकती है, एकदम पूरी। अब सोचो 9 मिलियन की बात की गई थी और 50,000 ही किया गया। कम से कम 50% या 33% पे पास आउट होता है, ये तो 33% से भी कम है, तो ये फेल ही हो गया। इसे दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब दोबारा कोई संस्था बनानी पड़ेगी। तो आगे की जो संस्थाएं बनाई गई इसको, उसके बारे में हम लोग बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसने कुछ रिकमेंड भी किया था कि ये जो समिति हमारी बनाई गई थी इन्फ्लिबनेट पुनरावलोकन समिति जो बनाई गई थी, उसने बताया भी था, इसने सिर्फ कमी नहीं बताया, उसने बताया भी था कि ये जो प्रयास है बहुत कम है, इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स आप लोगों को बनाने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। आप लोगों को पता है कि पूरे दुनिया में जो बेंगलुरु को बोलते हैं सॉफ्टवेयर सिटी, सिलिकॉन वैली इसको बोलते हैं, और वो मतलब पूरी दुनिया में जो सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं सबसे ज़्यादा भारत से यूज़ किए जाते हैं। अपने देश में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स बेचे जाते हैं। तो इसको मैंने इसलिए बताया कि आपको याद रह सके। कई चीज़ें मैं जोड़ देता हूँ आसपास के, जिससे आपकी रिटेनिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आप उस चीज़ को याद कर पाओ। तो एक मानक, एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाए, ये बताया इसने इन्फ्लिबनेट रिव्यू कमेटी ने। और उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि कुछ अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाओ, कुछ कार्यशालाओं का प्रारंभ करो, जिससे क्या लोग भी जुड़ें। जनता को पता ही नहीं कि लाइब्रेरी में क्या होता है, कि अब जो गृहिणी हैं या अनपढ़ लोग हैं वो जाएंगे, उन्हें तो डर लगता है। विद्यार्थी भी सोचते हैं ये हमारा जाना उचित होगा कि नहीं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाने की बात की गई। उसके बाद ये भी बताया गया कि अपने कथित उद्देश्य में पूरा ये तभी कर पाएगा जब इसके पास पर्याप्त शिक्षित मानव संसाधन होंगे। तो इसे मानव संसाधन की भी आवश्यकता है। तो ये रिव्यू था इन्फ्लिबनेट के। इसने थोड़ा बहुत काम किया जितना, लेकिन उद्देश्य हमारा बनाया गया था उतना नहीं किया गया। जैसे हमने रोज़ सुबह उठकर 5 किलोमीटर दौड़ने की बात की और सिर्फ 100 मीटर ही दौड़ पाए, तो बिल्कुल ये उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। कम से कम अगर 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़े होते तो फिर बात भी होती। तो ये था हमारा इन्फ्लिबनेट, जिसको UGC के अंतर्गत बनाया गया था। थैंक यू वेरी मच। अगली बार हम लोग डेनलेट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।